Hello students, in this video we will cover chapter 7, that is functions of depository participant with respect to dematerialization. तो dematerialization we have already discussed in previous chapters, but क्या होता है dematerialization? Conversion of physical share certificates into demat form or electronic form. So dematerialization is a process whereby physical share certificates are getting converted into इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डीमेट फॉर्म. तो इसको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को हम डीमेट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन. तो क्या कहता है, डीमेटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द सिक्योरिटी इन अ फंजिबल फॉर्म. डू नॉट बियर एनी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लाइक डिस्टिंक्टिव नंबर. इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या था, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे तो उनका एक ISIN नंबर वो होया करता था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें उसका एक डिस्टिंक्टिव करेक्टर होता था, कंपनी का नाम, उसका कोड होता था, इक्विटी शेयर का कोड होता था. तो ये पूरा कोड देना पड़ता था, साथ में फोलियो नंबर देना पड़ता था. फोलियो नंबर विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर, जो भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होता था उसको कंपनी फोलियो अलॉट करती थी ताकि उसको रजिस्टर में एंट्री करने में ईजी पड़े, जिसको आप सर्टिफिकेट नंबर ही बोल सकते हो. So once the shares are dematerialized, they lose their identification features in terms of share certificate number and distinctive number. तो ये सारा features डीमेटलाइजेशन की वजह से जितना भी ये रिकॉर्ड रखना पड़ता था रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्टिव नंबर एंड फोलियो नंबर, ये सारा चीज़ें अब एलिमिनेट हो. तो अब रहा क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो ये क्या होता है, हर एक शेयर का, हर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर का एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, जिसको हम बोलते हैं ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. और एक बार इसको पढ़ते हैं. Such securities dematerialization bear a distinctive ISIN. This ISIN is a unique identification number for each security. तो उसका एक identification mark है, issued in any of the international standards organization member country. And India is also ISO member country. India में भी ये features हैं. So ISO 6166 was developed for use in international cross-border as well as domestic trades. तो ISO 6166 was developed for use in international. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया. सो विच ISO मार्क वॉज डेवलप्ड फॉर यूज इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड्स. तो आप क्या बोलोगे, ISO 6166. सो ISIN इज अ 12 कैरेक्टर लॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कोड. ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना. 12 कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर. इट हैज 3 कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट इज अ प्रीफिक्स, सेकेंड इज अ बेसिक नंबर एंड थर्ड इज अ चेक डिजिट. द प्रीफिक्स इज अ 2 लेटर कंट्री कोड. और इंडिया के अंदर अगर इंडिया के किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर है तो यानी फर्स्ट लेटर्स क्या होने वाले हैं, IN. ये तो फिक्स हो गया, IN. द बेसिक नंबर विच इज सेकेंड. द बेसिक नंबर कंप्राइजेज 9 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, लेटर्स और डिजिट. द चेक डिजिट एट द एंड ऑफ द ISIN इज कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू अ मॉड्यूलस 10, यानी डबल एड डबल. एक बार इसको देखते हैं. तो मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर ISIN ये है INE. E फॉर क्या होता है, E फॉर होता है इक्विटी, इक्विटी माने शेयर्स. और ये हो गया इसका डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन नंबर 475C01012. हैज द फॉलोइंग ब्रेकअप. सो IN स्टैंड फॉर इंडिया, E स्टैंड फॉर कंपनी टाइप, लास्ट डिजिट इज अ चेक डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट्स यानी 475C इज द कंपनी सीरियल नंबर. तो ये हो गया कंपनी का सीरियल नंबर. देन कम्स 01012. तो 01 स्टैंड फॉर इक्विटी एंड 01 stands फॉर इशू नंबर, यानी इस कंपनी का पहला इशू है. ये पहला इशू यानी IPO वाली अलॉटमेंट है, तो इसलिए इशू नंबर हो गया 01. और सेकंड हो गया चेक डिजिट. अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ गलत डिस्कस कर लिया. ये E स्टैंड फॉर इक्विटी नहीं है, E स्टैंड फॉर कंपनी टाइप है. और कंपनी टाइप E का मतलब क्या है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी. कंपनी में भी ये पब्लिक कंपनी है. F स्टैंड फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट, F स्टैंड फॉर फंड, A स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है तो A हो गया, B पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट, एंड 9 पे हो गया इक्विटी शेयर्स विद राइट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर बियरिंग INE नंबर. ठीक है. तो कोई अगर अलग से यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या आ सकते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. एक DVR इक्विटीज भी होती हैं. तो इक्विटी शेयर्स विद राइट विच आर डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स बियरिंग INE नंबर. तो नॉर्मल इक्विटी शेयर से डिफरेंट होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो इक्विटीज होते हैं, तो उनके अंदर आपको 9 नंबर देखने को मिलेगा. ठीक है. तो IN से स्टार्ट हो गया इंडिया, फिर उसके बाद
जो भी ईश्वर है, ईश्वर कंपनी भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ईश्वर हो सकता है। तो ईश्वर का आइडिया आएगा, फिर उसके बाद ईश्वर का स्पेसिफिक सीरियल नंबर आएगा उस कंपनी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या म्यूचुअल फंड का, और उसके बाद अगर 01 है तो इक्विटी आएगा। इट कैन बी फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अगला 01 जो है वो इशू नंबर है, ठीक है। सो विच सिक्योरिटीज कैन बी डीमेटेरियलाइज, और आज की तारीख में इंडिया में जितनी भी सिक्योरिटीज हैं सब डीमेट फॉर्म में आती है। फिजिकल होल्डिंग कंप्लीटली इंडिया से फिजिकल होल्डिंग एलिमिनेट हो चुका है। चाहे आप शेयर्स की बात कर लीजिए, बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, डिबेंचर्स की बात कर लीजिए, या डिबेंचर का स्टॉक पेंडिंग है कंपनी के पास तो उसकी बात कर लीजिए। अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जिसको भी हम खरीद और बेच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आता है यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो वो सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। देन एडीआर और जीडीआर की अगर आप बात करोगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो इनको भी अब डीमैट में ही इशू किया जाता है। फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की मैंने ऊपर बताया था, वेंचर कैपिटल फंड्स की यूनिट है, कमर्शियल पेपर है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, सब डीमैट फॉर्म में होता है आजकल। और अगर आपके पास कोई भी फिजिकल फॉर्म है तो फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डीमैट फॉर्म इन द डिपॉजिटरी सिस्टम ओनली इफ द कंपनी व्हिच हैज इशूड द सिक्योरिटीज हैज एग्रीड टू द डिपॉजिटरी टू ऑफर द डीमैट फैसिलिटी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई सिक्योरिटी पड़ी है फिजिकल फॉर्म में या फिजिकल पेपर में, तो वो उसको डीमैट फॉर्म में तभी कन्वर्ट करा सकता है अगर उस सिक्योरिटी का जो इशूअर है उसने उस सिक्योरिटी के बदले में डीमैट फैसिलिटी दी हुई है। तो मान के चलिए अगर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके शेयर मिस्टर पी के पास हैं। अब मिस्टर पी क्या कहता है कि मुझे डीमैट फैसिलिटी अवेल करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स व्हिच आई एम ऑलरेडी होल्डिंग। तो क्या मिस्टर पी अपने शेयर्स को डीमैट करा सकता है? वो कहता है कंडीशन ये है कि एबीसी लिमिटेड ने अपने शेयर्स की डीमैट फैसिलिटी दी हुई है, तभी करा सकता है। और डीमैट फैसिलिटी वो तभी तो देगा जब वो सीडीएसएल एनएसडीएल पे एप्लीकेशन लगाएगा, उनको एनुअल फीस देगा। तो कंपनी के लिए कॉस्ट बियरिंग मॉडल होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इट कम्स विद अ कॉस्ट, और कंपनी को पूरा लेजर मेंटेन करना पड़ता है, कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो आज की तारीख में वैसे इंडिया के अंदर एवरी कंपनी हैज़ टू ऑफर शेयर्स इन द डीमैट फैसिलिटी ओनली। तो चाहे वो प्राइवेट हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, सबको ही डीमैट फैसिलिटी देना कंपल्सरी है। देन डीमेटलाइजेशन प्रोसेस हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। A holder of eligible security in the depository system may get his physical shares converted into electronic form by making a request. एक रिक्वेस्ट देनी है उसको और उसका सारा काम हो जाएगा। प्री रेक्विजिट्स क्या है? द रजिस्टर होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी शुड मेक द रिक्वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि वो अपने नेम के अंडर जो भी एप्लीकेशन लगाएगा वो अपने नेम से लगाएगा, अपने सिग्नेचर के साथ लगाएगा। सिक्योरिटीज टू बी डीमेटलाइज्ड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपॉजिटरी एज एलिजिबल सिक्योरिटी। तो जिस भी शेयर्स के रिस्पेक्ट में या जिस भी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में वो डीमेटलाइजेशन एप्लीकेशन लगा रहा है, तो वो एप्लीकेशन या वो सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए जो डीमेट फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी डिपॉजिटरी उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो फीचर देता हो तभी वो कन्वर्ट होगी। इन अदर वर्ड्स ओनली दोज सिक्योरिटीज हुज ISIN हैज बीन एक्टिवेटेड बाय द डिपॉजिटरी कैन बी डीमेटलाइज्ड, ठीक है। तो जिसको डिपॉजिटरी खुद रिकॉग्नाइज कर सके केवल वही हो सकती है, ये नहीं आप कोई सी भी उठा के लिए। द कंपनी एंड इशूर शुड हैव एस्टैब्लिश्ड कनेक्टिविटी विद द डिपॉजिटरी। अगर वो कोई कंपनी के सिक्योरिटी है, कंपनी के शेयर्स है, कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले कंपनी को भी वो फीचर अवेल कराना पड़ेगा जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था। द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी शुड हैव अ बेनिफिशियरी अकाउंट, तो उसका भी डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी बेनिफिशियरी ओनर है, उसका डीमैट अकाउंट होगा तो ही तो डीमैट होंगे। द रिक्वेस्ट शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं DRF फॉर्म। तो DRF फॉर्म के अंदर उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि रिजेक्ट हो जाए? जो भी DRF में एप्लीकेशन उसने लगाई वो रिजेक्ट भी हो सकती है। A demat request can be rejected due to many objections. The two depository may have different codes. The NISM workbook has attempted to cover most of the objections which may lead to the rejection of the DRF request. Kindly refer the table as given in the NISM work. ठीक है, तो सी ये शॉर्ट नोट्स हैं और ये शॉर्ट नोट्स केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन शॉर्ट नोट्स के अंदर केवल वही टॉपिक कवर है। अब अगर ऐसे में हम सारे टॉपिक्स और डिटेल नॉलेज इसके अंदर देंगे तो वो फिर इसका जो मेन मोटिव है वो फिर ब्रेक हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो दिस सप्लीमेंट्री नोट इज़ ओनली ऑफ 60-65 पेजेस की एक छोटी सी बुकलेट है, ताकि
एक हॉलिस्टिक आपको व्यू मिल जाए कि टॉपिक है क्या और इस टॉपिक के अंदर मेन टॉपिक्स क्या हैं, और जिससे आपके एग्जाम इजीली क्लियर हो सके। अब रिजेक्शन ऑफ डीआरएफ के अंदर बहुत सेवरल रीजन हैं, जिसके अंदर वो डीमेटलाइजेशन जो डिपॉजिटरी है या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, आपकी डीआरएफ रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दे कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, ठीक है। तो वो रीजंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट मैंडेटरी, तो इसलिए यहाँ पे इस सप्लीमेंट्री बुक में उसको कवर नहीं किया है। बट यू कैन ऑलवेज रेफर फॉर डीपर नॉलेज, यू कैन ऑलवेज रेफर द एनएसएम बुक। Transposition cum dematerialization. The depositories have amended their bylaws and procedure to enable investors to transpose name of the joint holders along with the process of dematerialization through their DPs. तो ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है नेम्स को आगे पीछे करना। मान के चलिए ए बी सी है, तो आप पहले सी प्लस ए प्लस बी जॉइंट अकाउंट होल्डिंग के अंदर आप ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, in case of transposition cum dematerialization, the clients can get securities dematerialized in the same account if the names appearing on the certificate match with the names in which the account has been put, but in different order. ठीक है, अब ये कैसे होगा? मान के चलिए शेयर सर्टिफिकेट में जो नाम था, एक था रमन, एक था अमन, ठीक है, और आप डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट में आप क्या कर सकते हो, अमन प्लस रमन, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब बस ये, तो ये कह रहे हैं कि डिपॉजिटरी ऐसा फीचर्स भी देते हैं, आप अपने नाम को आगे पीछे कर सकते हो और यू कैन रजिस्टर शेयर्स इन दैट ऑर्डर ओनली। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसपोजिशन कम डीमेटेरियलाइजेशन, द क्लाइंट कैन गेट सिक्योरिटी डीमेटेरियलाइज इन द सेम अकाउंट इफ द नेम्स अपीयरिंग ऑन द सर्टिफिकेट मैच विद द नेम्स इन विच द अकाउंट हैज बीन ओपन बट आर इन डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, नेम सेम होने चाहिए लेकिन ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर किसी का भी आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन नेम आपके सेम होने चाहिए। ये होता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसमिशन कम डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बहुत डिटेल में। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर जॉइंट होल्डर्स, द सर्वाइविंग होल्डर कैन गेट द नेम ऑफ द डिसीज रिमूव फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड गेट डीमेटेरियलाइजेशन बाय सबमिटिंग द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द ट्रांसमिशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसके अंदर ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और एक जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उनको एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर उस केस के अंदर वहां पे शेयर्स जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। देन रीमेटेरियलाइजेशन। अब रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीमैट शेयर्स इनटू फिजिकल पेपर्स। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन होता है और ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। So rematerialization is the reverse of dematerialization. It refers to the process of issuing physical certificate in place of securities held electronically. So under this process, the depository account of a beneficial owner is debited. वो आपके अकाउंट से निकाल दिया जाएगा and physical share certificate of the equivalent number of securities are issued. आज की तारीख में क्या रीमेट पॉसिबल है? नहीं। अगर आप रीमेटेरियलाइजेशन करा भी लोगे तो उनको शेयर्स की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं आपसे, क्योंकि उसकी फिजिकल शेयर्स की मार्केट आज की तारीख में खत्म हो चुकी है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ की मार्केट खत्म हो चुकी है। इवन जो गवर्नमेंट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स लेकर आती है एसजीबी, वो भी डीमेट फॉर्म में ही इशू होते हैं। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती है, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती है। देन रिक्वेस्ट फॉर रीमेटेरियलाइजेशन, द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द सिक्योरिटी शुड मेक द रिक्वेस्ट। और ये कौन सा होता है? RRF, ये फॉर्म का नाम होता है RRF, रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। देयर शुड बी सफिशिएंट फ्री लॉक इन बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द बेनिफिशियरी अकाउंट टू ऑनर द रीमेट। वो क्या कह रहा है कि आपके जो शेयर्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में आप रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हो, वो ऐसा ना हो कि वो प्लेज में हो या फिर लॉक इन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉक इन माने कि वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से फ्रीज हो रखे हैं, और प्लेज का मतलब किसी के नाम पे वो गिरवी पड़े हैं, तो वो फ्री होने चाहिए, तभी आपकी रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल होगी, अदरवाइज रिजेक्ट भी हो जाएगी। देन डीस्टेटमेंटाइजेशन एंड रीस्टेटमेंटाइजेशन। तो डीस्टेटमेंटाइजेशन से ये समझ आ रहा है ये डीमेटेरियलाइजेशन से रिलेटेड है, और रीस्टेटमेंटाइजेशन से मतलब है रीमेटेरियलाइजेशन से रिलेटेड है। तो डीस्टेटमेंटाइजेशन इज द प्रोसेस दैट अनेबल बेनिफिशियल ओनर्स टू कन्वर्ट देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन फिजिकल फॉर्म। बस देखिए, डीस्टेटमेंटाइजेशन क्या हो गया? म्यूचुअल फंड यूनिट पे एप्लीकेबल होता है वैसे। तो अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सर्टिफिकेट्स पड़े हैं,
तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सर्टिफिकेट को आप डीस्टेटमेंटाइजेशन करा के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा सकते हो। ऐसी रीस्टेटमेंटाइजेशन क्या होगी, म्यूचुअल फंड यूनिट को फिजिकल कन्वर्जन, उसको आप फिजिकल कन्वर्ट करा लो। So restatementization is a process by which the mutual fund unit held in an electronic form are converted into the physical form. Statement of accounts and certificates at the request of the beneficial owner. तो statement of account को डिजिटल फॉर्म में है तो डीमेंटाइजेशन हो गया, डीस्टेटमेंटाइजेशन हो गया, और अगर आपके फिजिकल फॉर्म में है तो रीस्टेटमेंटाइजेशन हो गया। ठीक है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो दैट वाज इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.